नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां बात करेंगे देश से जुड़ी अहम खबरों की। तो सबसे पहले बात करते हैं दलेर मेहंदी की। आपको बता दें कि दलेर मेहंदी की गिरफ्तारी की गई है। 18 साल पुराने मामले को लेकर उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। इस मामले में अब उनको 2 साल की सज़ा सुना दी गई है और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पंजाब के पॉपुलर सिंगर दलेर मेहंदी को लेकर बड़ी खबर सामने आई। गायक को 2018 में मानव तस्करी केस में 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, जिसमें उन्होंने चुनौती दी है। अब गुरुवार को सुनवाई के दौरान पंजाब की पटियाला कोर्ट ने दलेर मेहंदी की 2 साल की सज़ा बरकरार रखा है। दरअसल मानव तस्करी मामले में दोषी पाए गए दलेर मेहंदी इस मामले में सुनवाई के दौरान पटियाला कोर्ट ने दलेर मेहंदी को दोषी करार दिया और फिर सज़ा सुना दी। यह 2003 में कबूतरबाजी का मामला है। मामले में दलेर मेहंदी और उनके भाई के खिलाफ कुल 31 केस दर्ज किए गए थे। पटियाला कोर्ट के फैसले सुनाने के बाद अदालत में दलेर मेहंदी को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि 2003 में दलेर मेहंदी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और उन पर लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने का आरोप लगाया गया था। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने अवैध रूप से लोगों को विदेश भेजा है। उसमें कहा गया था कि ऐसा करने के लिए दलेर मेहंदी ने लोगों से मोटी रकम भी वसूली थी। 1998 और 1999 के दौरान दलेर मेहंदी ने कम से कम 10 लोगों को अवैध रूप से सैन फ्रांसिस्को और न्यू जर्सी में छोड़ दिया था। इसके बाद दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के बाद दोनों भाइयों के खिलाफ करीबन 35 शिकायतें सामने आई थी। दोनों भाई लोगों से विदेश ले जाने के पैसेज मनी के तौर पर 1 करोड़ रुपए का चार्ज करते थे, लेकिन लोगों की शिकायतों के मुताबिक डील कभी मैच्योर नहीं हुई और उनका पैसा कभी रिफंड नहीं हुआ था। 2006 में दिल्ली के कनॉट प्लेस में उनको ऑफिस पर छापा मारा गया, जहां पर केस फाइल के दस्तावेज और पैसेज मनी बरामद किया गया था। आपको बता दें कि इस मामले में 2018 में पंजाब के पटियाला कोर्ट ने दलेर मेहंदी को 2003 के मानव तस्करी मामले में दोषी पाया और 2 साल की सज़ा भी सुनाई थी, लेकिन सज़ा सुनाने के महज 30 मिनट बाद दलेर मेहंदी को कोर्ट ने जमानत भी दे दी थी। लेकिन अब एक बार फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई है और इस बार फिर दलेर मेहंदी को इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस केस में इनको 2 साल की सज़ा भी सुनाई है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਥਾਣੇ 498 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਨਿਧੀ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। अपील के फैसले में सज़ा नूं बरकरार रखा गया और इन्हों 2 साल की सज़ा बरकरार रखने तो बाद कस्टडी च लिया गया। कबूतरबाजी वाला केस है सर? कबूतरबाजी वाला सर किन्ने चिर बाद इंसाफ मिला परिवार को? ये 2003 तो चल रहा जी। अज 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ इंसाफ मिले उस अकाल पुरख ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕੋਲ? ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਹੁਤ ਧਮਕੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੇ नेक चलनी की जमानत ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। मानयोग अदालत ने प्रोबेशन ते रिलीज करने की एप्लीकेशन भी डिसमिस कर। ब्रिटेन में बात अब बिहार के पटना की कर लेते हैं, जहां पटना पुलिस ने टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया। इसके बाद पटना के SSP का बयान सामने आया, जिसके बाद SSP के बयान से ने विवाद शुरू कर दिया। बता दें कि पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पटना में पकड़े गए PFI की तुलना RSS के से करके एक नया विवाद शुरू कर दिया। SSP ने कहा कि जैसे RSS की शाखा होती हैं और स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक उसी प्रकार से PFI भी अपने लोगों को शारीरिक ट्रेनिंग और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देती है। उनके इस बयान से बीजेपी भड़क गई और उन्हें पद से हटाने की मांग कर डाली। वहीं RJD और HAM SSP के समर्थन में उतर आई हैं। RSS की
पीएफआई से तुलना करने पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि पटना के एसएसपी पीएफआई के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, उन्होंने एसएसपी के पद से हटा देना चाहिए। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधायक हरीश भूषण ठाकुर ने कहा कि एसएसपी का बयान उनके मानसिक दिवालियेपन को दिखाता है और उन्हें तुरंत ही अपने बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो सरकार को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। आपको बता दें कि आरजेडी ने पटना एसएसपी के बयान का समर्थन किया है। आरजेडी पटना की ओर से ट्वीट किया गया कि पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक के संघ के मॉडस ऑपरेंडी के बारे में बिल्कुल सही कहा गया है और ये लोग शारीरिक ट्रेनिंग के नाम पर अपना प्रोपेगेंडा और घृणा फैलाते हैं और किसी क्षेत्र में पांव जमाने में दबे लगे हैं। वहीं मॉब लिंचिंग और सामाजिक सौहार्द विरोधी गतिविधियों को अंजाम भी देते हैं। इस तरीके का ट्वीट आरजेडी की तरफ से किया गया। वहीं एचएएम के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने कहा कि जानबूझकर एसएसपी के विवाद में इनको एसएसपी को घसीटा जा रहा है। अगर इस्लामिक स्टेट की बात करना अपराध है तो फिर हिंदू राष्ट्र की वकालत करना कहाँ से ठीक है। ठीक, यदि उन्होंने कहा कि इस्लामिक राष्ट्र की कल्पना करने वालों को जेल तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को छूट क्यों है। इस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने कर दिए। आपको बता दें कि पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन आरोपियों का किसी भी धार्मिक संगठन का कोई लिंक नहीं है, लेकिन बिल्कुल अलग ही तरीके से ये लोग काम करते हैं। कोई भी काम पब्लिक प्रोफाइल में नहीं करते, हालांकि ये सभी सिमी के कार्यकर्ता हुआ करते थे। उन्होंने बताया कि पीएफआई एसटीपी जो संगठन है उनके कई संगठन अंडरग्राउंड होते हैं। यह सभी उन्हीं संगठनों से जुड़े हुए थे, उन्हीं के नाम पर मीटिंग कर रहे थे और उसी की आड़ में ट्रेनिंग सेंटर आयोजित किए जा रहे थे। सभी लोग बिहार के ही थे, इनका अमरावती और उदयपुर से कोई कनेक्शन नहीं है। तो वहीं शारीरिक ट्रेनिंग देने के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे थे। इनका विजन डॉक्यूमेंट है कि मुस्लिम समुदाय को जो भी प्रताड़ित करेंगे हम उनकी सुरक्षा के लिए काम करेंगे। जो वर्तमान में जो एफआईआर दर्ज हुई हैं उनका नुपुर शर्मा मामले से कोई लिंक नहीं मिल रहा है। बता दें कि पटना पुलिस ने टेरर मॉड्यूल केस में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि एक खास समुदाय के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे। इसके बाद इस पूरे मामले की जांच एनआईए ने भी शुरू कर दी है। इससे पहले पटना पुलिस ने फुलवा शरीफ में अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मरगूब दानिश, अरमान मलिक और शब्बीर आलम को अरेस्ट किया गया। पटना पुलिस का दावा है कि खास समुदाय के लोगों का ब्रेन वॉश करने के बाद उन्हें ट्रेनिंग देकर ये लोग इस घटना को अंजाम दे रहे थे। उसके बाद आपको बता दें कि अतहर परवेज उनका भाई है, जो कि मंजर आलम पटना के गांधी मैदान में 2013 में पीएम मोदी के हुंकार रैली में बोधगया में हुए बम धमाकों के लिए गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो जेल में हैं, लेकिन अब उनके भाई की गिरफ्तारी और उनके साथ एक और आदमी की गिरफ्तारी कर ली गई है। और अभी तक जो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज़ करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज़ करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की बात कही। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी इसकी नसीहत दे डाली। कांग्रेस के सीनियर नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को भी नसीहत दी। इस संबंध में प्रमोद कृष्णम ने एक ट्वीट किया। बता दें कि आज ही 10 जनपद पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई थी, जिसका बताया जा रहा है कि बैठक में 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के अलावा कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस की इस मीटिंग से पहले प्रमोद कृष्णम का ट्वीट चर्चा में रहा। दरअसल प्रमोद कृष्णम ने बुधवार रात को ट्वीट कर लिखा था कि पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस हमेशा शोषित, वंचित और आदिवासियों के साथ खड़ी रही है। राष्ट्रपति चुनाव में भी एक आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का विरोध करना मेरे विचार से बिल्कुल भी उचित नहीं है।
पार्टी हाईकमान को इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए। हालांकि प्रमोद कृष्णम ने इस ट्वीट पर अभी तक किसी कांग्रेस नेता की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इससे पहले भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कई ऐसे बयान दिए हैं जो कांग्रेस से अलग दिखते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के एक बयान को लेकर उन पर निशाना साधा था। दरअसल यशवंत सिन्हा ने कहा था कि राष्ट्रपति चुने जाने पर मैं संविधान के संरक्षण के रूप में कार्य करूंगा और सरकार को ऐसा कुछ भी करने से रोकूंगा जिससे प्रजातंत्र का हनन हो, जैसे राज्य में चुनी हुई सरकार को गिराना हो या फिर और भी आगे के अलग अलग कार्य हों। यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के इस बयान पर प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि ना नो मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। इसको लेकर भी विवाद उठा था और आज फिर से उनको एक ट्वीट सामने आया जिसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नसीहत दे डाली। उन्होंने खुद कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी को भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। तो बुलेटिन में बात अब महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के महाराष्ट्र दौरे से पहले बीजेपी का बयान सामने आया। बीजेपी के बयान में उन्होंने कहा कि मुर्मू उद्धव ठाकरे से मुलाकात के लिए उनके घर मातोश्री नहीं जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने साफ किया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू उद्धव ठाकरे से मुलाकात के लिए मातोश्री नहीं जाएंगी। उधर यह भी कहा जा रहा है कि उद्धव गुट के शिवसेना के सांसद लगातार बीजेपी के साथ इस मसले पर बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बात को लेकर हो रही उद्धव ठाकरे से मुलाकात के लिए द्रौपदी मुर्मू जाएंगी या नहीं, इसको लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। बता दें कि 2 दिन पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि शिवसेना के सांसदों ने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला है, लेकिन उन्होंने अनुरोध किया कि ऐसे में उनके सुझाव को देखते हुए हम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने जा रहे हैं। उद्धव ने आगे कहा कि हमें खुशी है कि एक अनुसूचित जनजाति की महिला राष्ट्रपति बन रही है, जिसको लेकर हमें उनका साथ देना चाहिए। सोमवार को उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना गुट की बैठक हुई थी। इसमें पार्टी के 19 में से सिर्फ 11 सांसद ही पहुंचे थे। इनमें से ज़्यादातर सांसदों ने उद्धव से अपील की थी कि वे राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। वहीं संजय राउत का भी कहना था कि शिवसेना को यशवंत सिन्हा का सपोर्ट करना चाहिए। इस पर मामले पर आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे को ही लेना था और ये फैसला उन्होंने 2 दिन पहले ही ले लिया था। इधर महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दल एनसीपी ने कहा कि शिवसेना ने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला किया है। वो चाहते हैं कि राज्य में उनका गठबंधन बरकरार रहे। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि हर राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने अपनी पसंद बनाई है, यह एनडीए का समर्थन नहीं है। कई निर्णय व्यक्तिगत पार्टी स्तर पर लिए जाते हैं जहां गठबंधन सहयोगियों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वहीं एनसीपी ने भी ये कहा कि शिवसेना ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन देने की घोषणा करने से पहले चर्चा नहीं की थी। क्या द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की वजह यही है? बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। शिवसेना बिना किसी दबाव के मुर्मू को समर्थन देने के लिए घोषणा कर रही है। उनके इस फैसले के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि विधायकों के बाद अब शिवसेना सांसदों के भी उद्धव ठाकरे को छोड़कर जाने का खतरा बना हुआ है, इसलिए वे ऐसा कदम उठा रहे हैं। बीते सोमवार को उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बैठक बुलाई थी। इसमें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हुई, जिसमें शिवसेना के पास 18 सांसद हैं, लेकिन बैठक में सिर्फ 11 सांसद ही पहुंचे। चर्चा में यह भी हुआ कि उद्धव ठाकरे ने पार्टी की लड़ाई को ध्यान में रखते हुए गठबंधन के साथ ही एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ जाकर मजबूरी में ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि देश में 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होना है और उसी दिन से संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में चुनाव के बाद 21 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। चुनाव में वोटिंग के दिन खास एक इंक वाला पेन इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं अपना वोट देने के लिए 1, 2 या 3 लिखकर पसंद बतानी होगी, लेकिन चुनाव में पहली पसंद नहीं बताने पर वोट रद्द कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार
द्रौपदी मुर्मू के मुंबई दौरे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने मातोश्री संपर्क में हैं। हालांकि द्रौपदी मुर्मू के मातोश्री जाने की संभावना कम जताई जा रही है, क्योंकि खुद बीजेपी ने इस बात को लेकर बयान दिया कि द्रौपदी मुर्मू मातोश्री नहीं जाएंगी। द्रौपदी मुर्मू और उद्धव ठाकरे की मातोश्री के बाहर बैठक हो सकती है, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं कई शिवसेना सांसद भी मुर्मू से मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस लगातार शिवसेना के सांसदों के संपर्क में बने हुए हैं। गौरतलब है कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा था कि उनकी पार्टी राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। ठाकरे ने कहा था कि शिवसेना बिना किसी दबाव के मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा कर रही है। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि मेरी पार्टी के आदिवासी नेताओं ने मुझसे कहा कि यह पहली बार है कि किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दरअसल वर्तमान राजनीतिक माहौल को देखते हुए मुझे उनका समर्थन नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमारी मानसिकता ऐसी नहीं है। तो महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने अब फैसले लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि शिंदे सरकार ने ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया है और पेट्रोल को लेकर भी उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पेट्रोल की कीमतों को घटाया है और इसके बाद ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर भी मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को तेज करने के लिए सभी मंजूरियां दे दी हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने परियोजना के लिए सभी मंजूरियां दे दी हैं। देवेंद्र फडणवीस मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की अनुमानित लागत 1,10,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें 88,000 करोड़ रुपए का जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी की तरफ से वित्त पोषण किए जाएंगे। परियोजना के लिए महाराष्ट्र के पास 70% से अधिक भूमि ठाणे और पालघर जिले में अधिग्रहित कर दी गई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार ने परियोजना को फास्ट ट्रैक पर रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। उद्धव ठाकरे ने इसके बजाय रेल मंत्रालय को पुणे और नागपुर शहरों के बीच हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर बनाने के लिए भी कहा था। ट्रेन में 500 किलोमीटर की दूरी तय करने की उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तत्कालीन जापानी पीएम शिंजो आबे ने सितंबर 2017 में अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन परियोजना की नींव रखी थी। ट्रेन में लगभग 2 घंटे में 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने की उम्मीद जताई गई थी। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अपने रेल बजट पेश करते हुए साल 2014 में देश में बुलेट ट्रेन चलाने का ऐलान किया था। उस समय सरकार ने साल 2023 में बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ने का लक्ष्य रखा था। बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, जिसकी अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जिसके बाद जापान के साथ मिलकर भारत मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है। इस परियोजना से पहले प्रबंधक निदेशक सतीश अग्निहोत्री ने कहा कि यह परियोजना 2027 में सूरत बिलीमोरा के बीच 48 किलोमीटर के खंड को पूरा करने के लिए तैयार है। इसका पहला ट्रायल इससे साल पहले किया जाएगा। यह बुलेट ट्रेन E5 सीरीज ट्रेन हिताची और कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ से निर्मित जापान से लाई गई हाई स्पीड ट्रेन का ही एक प्रकार है। यह ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है। और रेल मंत्री अश्वनी ने कहा कि गुजरात में बुलेट ट्रेन परियोजना के सिविल और ट्रैक बिछाने के संबंधित सभी कार्यों के लिए करार किया जा चुका है। कोविड महामारी और महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण की धीमी रफ्तार से मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। परियोजना के लिए कुल 1,396 हेक्टेयर भूमि में से अब तक सिर्फ 1,035 हेक्टेयर भूमि का ही अधिग्रहण किया जा चुका है। अब तक 74% भूमि अधिग्रहण हुआ है, जिसमें से 96% गुजरात में और 25%
महाराष्ट्र में अधिग्रहित की गई है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली में से ये परियोजना के लिए जरूरी भूमि में से 96% अधिग्रहण कर लिया गया है, जिसमें अब इस काम में तेजी लाई जाएगी। आपको बता दें तो वहीं महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल भी सस्ता हो गया है। इसमें पेट्रोल की कीमत 5 रुपये और डीजल की कीमत 3 रुपये की कटौती की गई है। मतलब कि पेट्रोल की कीमत में महाराष्ट्र में अब एकनाथ शिंदे की सरकार ने लोगों को राहत दी है, जिसमें पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये घटाए गए हैं और डीजल की अगर बात करें तो डीजल की कीमत में एकनाथ शिंदे की सरकार ने 3 रुपये घटाए हैं, जिसमें आम लोगों को फायदा हुआ है। यह फैसला महाराष्ट्र की कैबिनेट में लिया गया है। महाराष्ट्र की नई सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। कहा गया है कि साल 1975 में लगे आपातकाल के दौरान जिन लोगों को जेल में बंद किया गया था, ऐसे लोगों को राज्य में पेंशन दी जाएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ऐसे 3600 लोग मौजूद हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम जेल में बंद हुए थे और महाराष्ट्र सरकार ने उनको पेंशन देने का भी फैसला लिया है। डिप्टी सीएम के पिता भी 2 साल और 2 महीने के लिए उस दौरान जेल में रहे थे। आप पेट्रोल डीजल की बात करें तो एकनाथ शिंदे सरकार ने पहले ही रेट घटाने का इशारा दे दिया था। इस पर अब कैबिनेट की मीटिंग की भी मोहर लग गई है। बता दें कि फिलहाल मुंबई में पेट्रोल के दाम 111.35 रुपये लीटर हैं। यहाँ अब पेट्रोल की कीमत घटकर 106.35 रुपये हो जाएगी। इस तरह डीजल फिलहाल मुंबई में 97.28 रुपये प्रति लीटर है और अब यह कीमत घटकर 94.28 रुपये तक मिलेगी। केंद्र सरकार ने करीब 1.5 महीने पहले पेट्रोल और डीजल की कीमत पर कटौती की थी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की पर 8 रुपये और 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्यों में पेट्रोल की डीजल के दाम घटाने का फैसला किया था। तब महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2.8 पैसे घटाए थे और डीजल की बात करें तो पेट्रोल पर 2.8 पैसे और डीजल पर 1.44 रुपये प्रति लीटर वेट कम किया था। अब फिर से लोगों को पेट्रोल और डीजल को लेकर राहत मिल गई है। इसी में बात करें कि किसानों के लिए एकनाथ शिंदे सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। लगातार एकनाथ शिंदे सरकार महाराष्ट्र में बड़े बड़े ऐलान करती जा रही है, बड़े बड़े वादे करती जा रही है। किसानों के लिए एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि वह बोले कि जो भी किसान नियमित तौर पर कर्ज का भुगतान करेंगे उन्हें 50,000 रुपये के प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया जाएगा। इनमें जिन किसानों की पहले परिस्थिति से नुकसान भरपाई सरकार ने की थी उन्हें शामिल नहीं किया गया है। अब ऐसे किसानों को ही इसका लाभ मिलेगा जिसकी सरकारी सहायता नहीं मिली हो। महाराष्ट्र में इसी महीने नई सरकार बनी है। शिवसेना के करीब 40 विधायकों ने बागी रुख अपनाते हुए बीजेपी संग मिलकर राज्य में सरकार बना ली। विधायकों के बागी होने के बाद फ्लोर टेस्ट की नौबत आई थी, जिस वजह से उद्धव ठाकरे ने सीएम का पद का इस्तीफा दे दिया था और बाद में बागी और निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी संग मिलकर सरकार बनाई। इसमें एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया। इसके बाद लगातार महाराष्ट्र में एक से एक बड़े फैसले एकनाथ शिंदे की सरकार ले रही है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को और किसानों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से 7,275 रुपये एमएसपी मूंग की दाल की खरीद कर दी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मूंग के किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मूंग के दाम बाजार में समर्थन मूल्यों से काफ़ी कम है, ऐसे में हम किसानों को न्याय देंगे। राज्य में किसानों की मूंग की रुपये 7,275 रुपये पर खरीदी जाएगी। इसके लिए 18 जुलाई से ही रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने इस ऐलान से किसानों को बड़ी राहत की उम्मीद मिली है। सीएम शिवराज ने मूंग किसानों को खुशखबरी दी है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद मूंग के दाम पर एमएसपी पर खरीदने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एमपी में किसानों ने मेहनत में ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा की है। मूंग के दाम बाजार में समर्थन मूल्यों से काफ़ी कम हैं, इसलिए प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि हम अपने किसानों को न्याय देंगे। किसानों की मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपये पर खरीदी जाएगी, जो कि सरकार खुद इसे खरीदेगी और 18 जुलाई से इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए गए हैं।
तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है। उन्होंने मूंग की दाल पर एमएसपी पर खरीदने का न्योता दिया है और किसानों को लेकर इसके लिए 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि अब मध्य प्रदेश सरकार 7,275 रुपये में मूंग की दाल खरीद करेगी, जिसके लिए किसान 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।